गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर अब तक हम लोगों ने 7 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सवालों का लेवल आपको इजी भी मिलता है, कुछ जगह आपको मॉडरेट भी मिलता है और कुछ जगह पर आपको सवालों का लेवल डिफ़िकल्ट भी मिलता है। तो ऐसा ही आज के सेशन में होने वाला है। कई सारे आपको बेहतरीन सवाल और उनकी अप्रोच देखने को मिलेगी। इन सब की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है जहां पर क्लासेस के लिंक भी मिलते हैं और क्लासेस की PDF भी मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास है 30 सेकेंड का टाइम। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें और सवाल की कैटेगरी आप मान सकते हैं अच्छी कैटेगरी का सवाल है। चलिए भाई, देखना जरा इस बात को, थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करो। जैसे एक एग्जांपल से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। कहा क्या है इसने कि A, B और C का महत्तम समापवर्त्य जो है आपके पास वो कितना है, 7 है। HCF आपके पास 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्त्य कभी नहीं हो सकता है। तो इस सवाल में कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। एक बात तो ये अंडरस्टैंड करना, दो संख्याएं ऐसी बहुत सारी बन सकती हैं जिनका HCF 7 हो सकता है। HCF 7 है और उनका दो संख्याएं ऐसी भी बहुत सारी हो सकती हैं जिनका HCF तो 7 है लेकिन LCM भी कोई पर्टिकुलर अलग अलग संख्याएं हो। तो संभावनाएं कितनी है, यहाँ पर अनंत है। तो फिर ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे किए जाएंगे? ऐसे सवाल एग्जाम में किए जाएंगे बाई ऑप्शन। सीधे नहीं निकाल पाओगे, ऑप्शन से ही आपको वो कंडीशन चेक करनी है। ध्यान क्या रखना है जरा समझना। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10 और एक नंबर ले लेता हूँ मैं 15। अगर मैं इसके HCF की बात करूँ तो इन दोनों नंबर का HCF है वो क्या निकल के आएगा, 5। अगर मैं इनके LCM की बात करूँ तो LCM आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 30 लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर को ब्रेक करने का, या दो अलग अलग नंबर आपके पास हैं उनको ब्रेक करने का एक तरीका होता है। क्या? आप जैसे 10 है, 10 को आप चाहते तो क्या लिख सकते थे, 5 इंटू में 2। ऐसे ही आपके पास नंबर 15 है, आप इसे चाहते तो क्या लिख देते, 5 इंटू में 3। और जब आप LCM लेते हैं तो हर पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, किसी भी एक पार्ट को 2 बार इन्वॉल्व नहीं करते। तो आप क्या कह सकते हो, इन दोनों में से जब आपको LCM लेना होगा तो 5 दोनों के अंदर इन्वॉल्व है तो एक आपने 5 ले लिया, यहाँ से आपको 2 भी लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको 3 भी लेना पड़ेगा। तो LCM का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस हिसाब से होता है, कुछ इसी हिसाब से हो सकता है। या फिर आप कह सकते हो कि जब भी कभी आपका LCM बनेगा उसमें मस्ट है कि HCF का तो मल्टीप्लाई होता ही होता है। हमेशा ये बात ट्रू है, कई बार आपको दिखता नहीं है। वैसे सवाल कौन से होते हैं जिनके अंदर HCF आपका 1 निकल के आ जाता है। इतनी सी बातों को आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर आपके पास HCF कितना है, 7। तो इसका मतलब जो LCM आपका निकल के आएगा उसमें अगर आप डिवीज़न करेंगे तो उसमें 7 का डिवीज़न पूरा पूरा चला जाएगा। सिर्फ एक वजह यही है जिसकी वजह से ये आपका जो पर्टिकुलर सवाल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो तो फिर इस सवाल को कैसे डील करना था, तो आप इस सवाल को डील करते किससे, बाई ऑप्शन। इस सवाल को आप डील करते बाई ऑप्शन। देखना, जैसे पहला जो नंबर है इसमें अगर हम लोग सीधे सीधे ही डिवीज़न करें, 7 का डिवीज़न करोगे 14 में चला जाएगा, 8 में एक बार चला जाएगा, फिर 14 बना उसमें 2 बार, इसका मतलब इसमें तो जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर अगले पार्ट में डिवीज़न करें 1 3 5 8 में, तो आप क्या कहोगे, 7 का डिवीज़न 13 में कितनी बार चला गया, एक बार, कितना बचा, 6। 65 नंबर हो गया। 65 में डिवीज़न 7 का करोगे 9 बार, 7 9 63, 2 बचा।
28 बन गया, इसमें भी जा रहा है। 1687 में डिवीजन किया 7 का, 2 बार चला गया, 14, 2 बचा आपके पास, 28 बन गया, उसमें भी चला गया, फिर 7 में भी चला गया, इसमें भी जा रहा है। 1586 अगर आप लिखेंगे तो देखो 7 का डिवीजन 15 में 2 बार, 1 बचा, 18 में फिर 2 बार, 4 बचा, 6 उतार दोगे तो 46। इसका मतलब इस वाले पार्ट में डिवीजन नहीं जा रहा है, तो आपका जो पार्ट 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रिजल्ट। ये इस टाइप के सवाल होते हैं, वरना बच्चे क्या करते हैं इन सवालों में थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे कि एक नंबर जो है वो HCF इंटू में x है, दूसरा नंबर जो है वो HCF इंटू में y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई। लेकिन फिर इसका करें क्या, तो मैंने आपको पहले ही बताया है ऐसे अनंत नंबर हो सकते हैं जिनका HCF जो है वो क्या हो सकता है 7। ऐसे अनंत नंबर हो सकते हैं आपके पास जिनका HCF 7 हो, और एलसीएम की भी कंडीशन के इसी टाइप के आपके पास क्या होंगे, अनंत नंबर क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने इस टाइप का सवाल कर रखा है, इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन अगर उसे एग्जाम में दिख जाएगा तो वो क्या करेगा, तुरंत ऑप्शन का सहारा लेगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर भी इस सवाल को सोल्व करने के लिए टाइम है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। और आपको अगर किसी भी टाइप के इश्यू लगते हैं कि आपके कुछ सजेशंस भी हो सकते हैं कि सर कुछ ऐसा किया जाए तो बेहतर रहेगा, जैसे टाइमर वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी मतलब कोई भी आपको ये लगे कि सर अगर इस टाइप से हमारी सीरीज चलेगी तो इम्प्रूवमेंट मैथ्स के अंदर और ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सजेशन आपके बेहतरीन है तो बिल्कुल हम उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, हमेशा ही बताना है सेशन कैसे लगते हैं, आपके कोई सुझाव हैं तो भी ज़रूर रखें, आपको अगर कोई कमियां लग रही हैं तो भी बिल्कुल रखें वहाँ पर। देखना जरा क्या कहा, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी, रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, एक कोड है उसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटर से कोड की डिस्टेंस पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा मेजर की जाती है। डायग्राम बना लेते हैं इस सवाल का। तो ये मैंने ले लिया एक सर्कल, इस सर्कल का एक ले लेते हैं यहाँ पर कहीं है सेंटर, और ये हमने ले ली इसकी कोड। सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 7 और 7। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया है x, और फिर इसने आपको ये कहा है कि रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 9। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। डील करने का सिंपल सा तरीका है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो पाइथागोरस लगाओगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस इस 7 का आपको क्या लेना है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसका कर दो भाई अंडर रूट, x बराबर कितना आ गया अंडर रूट में 32 को रीड क्या करोगे 16 इंटू में 2, 16 बाहर आ जाएगा अंडर रूट करके तो कितना आ जाएगा 4√2 लिखा जा सकता है। अब काम की बात सुनो, 4√2 तो आपका आंसर के अंदर ही नहीं है, तो फिर करेक्ट रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब इसने सोल्व किया होगा। √2 की वैल्यू 1.14 लिखा जा सकता है। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करेंगे 1 मिनट ये गलत लिख दिया ना, √2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1.41, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये आपका 14 गुणा 4 56 ये लिखा जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 5.64। कौन सा ऑप्शन के अंदर मैच होगा, ये वाला। ठीक है, इसको लेकर हेडेक नहीं लेनी कि सर 5.65 होता तो क्या होता, या तो आपको एग्जामिनर कहेगा कि √2 की वैल्यू आपको क्या लेनी है 1.4 लेनी है या 1.41 लेनी है या फिर 1.414 लेनी है, वो एग्जामिनर बताता है, उसी केस में आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है। अदरवाइज क्या करेगा, 4 ऑप्शन है इनके बीच ठीक ठीक आपको गैप दिया जाता है। चलो भाई
अगला सवाल अगेन आपके पास इस सवाल को सोल्व करने के लिए सिर्फ 25 सेकेंड है। रीज़न आसानी से आप इसे डील कर सकते हैं, लैंग्वेज भी इसकी कंफ्यूजिंग नहीं है। चलो भाई देखना जरा क्या कहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ए से बी 70% अधिक इफिशिएंट है। काम की बात सुनना, ये जो लैंग्वेज होती है कई बार यही लैंग्वेज आपके सवाल को गलत करवा देती है। बाकी सवाल आसान है। ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल या इफिशिएंट है। ए जिस काम को ए अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है उसको दोनों मिलकर करने में कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर करने पर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा अज्यूम कर दें। अज्यूम क्या करोगे, ए और बी आपके पास दो लोग हैं, इन दोनों की मान लो आप इफिशियंसी कि इन दोनों की इफिशियंसी क्या है। तो इसने कहा ए से बी 70% अधिक है, 70% को लिखोगे 7/10। तो ए की इफिशियंसी अगर 10 है तो बी की 70%, 7 ज़्यादा मतलब 17। अब इस सवाल को आप खींच सकते हैं आसान भाषा में। आसान भाषा में क्या, ये मान लो ए हर रोज अगर 10 पेड़ लगाता है तो बी क्या करेगा, हर रोज 17 पेड़ लगाएगा। फिर इसने कहा कि ए अकेले 9 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए डेली क्या करता था, 10 पेड़ लगाता था। 9 दिन में कितने लगाएगा, 10 गुणा 9, 90 पेड़ लगा देगा। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर के 90 पेड़ कितने दिनों में लगाएंगे। तो दोनों की जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो कितनी है, 27। दोनों हर रोज 27 लगाते हैं। डिवीजन करोगे 3 का 10/3, रिजल्ट कितना आ गया, 3 1/3। ये आपका आंसर हो गया। एक काम की बात सुनना, यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या है, थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। कई बार हम इसको ध्यान से रीड नहीं करते। इसी को आप अगर उल्टा कर देते कि बी की इफिशियंसी 10 है, ए की 17 हो जाती। फिर 17 गुणा में आप यहाँ पर क्या लिखते, 9 अपॉन में क्या लिखते, 27। फिर इसको कैंसिल आउट करते 3 बार, 5 2/3। अगर एग्जामिनर मान लो चालाक होता और इस ऑप्शन की जगह 5 2/3 लिख देता, 5 2/3, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सवाल गलत भी हो चुका है। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन इजी है, कुछ भी दम वाली बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एरर होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको ये रीडिंग एरर जो हो सकती हैं उनका भी धीरे धीरे साथ में क्या करना है, सुधार करना है। अगेन आपके पास सवाल है, 10-15 सेकेंड का आपके पास टाइम है। 15 सेकेंड में ये सवाल अटेम्प्ट किया जा सकता है। वैसे तो वर्बली हो जाएगा, कई सारे सवाल आपको सिखाए गए हैं कि इनको वर्बली कैसे किया जाए। देखो इसने आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि एक टीवी 20,000 में खरीदा जाता है, 18,000 में बेचा जाता है, 2,000 का लॉस, 20,000 पर 2/20, 1/10, कितना रिजल्ट आएगा, 10%। कुछ था क्या खास, नहीं था। 2,000 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस। ओरिजिनल किस वैल्यू के ऊपर, सीपी इसकी थी 20,000, परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 100। 2 0 खत्म, 2 0 यहाँ से खत्म, ये खत्म, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 10%। ये एकदम आसान सवाल था। देखना जरा अगले सवाल की तरफ। 30 सेकेंड है इस सवाल को डील करने के लिए आपके पास। अटेम्प्ट करो भाई जल्दी से। चलो भाई देखना क्या कहा। 1024 की कुछ पावर है, फिर उधर भी कुछ पावर है, फिर 749, 343 उनकी भी पावर है। इसकी रिजल्ट क्या होगा और फाइनली जो रिजल्ट बन रहा है उसमें रिजल्ट आपका क्या है, परफेक्ट। तो डील कैसे करोगे भाई, 1024। एक छोटी सी बात आपको सिखाई थी सर्ड्स एंड इंडिसेस जब हमने पढ़ा था कि x की पावर a है और आपके पास x की पावर b है। अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं।
रीज़न भी आपको एक्सप्लेन किया था कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि बड़ी आसान सी बात है। तो सेम वही काम आपको यहाँ करना है। 1024 की पावर कितनी बनी भाई, 0.13 और 0.07 कितना निकल के आ गया, 0.20 लिखा जा सकता है। अपोन में यहाँ पर देखो जितने भी नंबर हैं उनको 7 से ब्रेक करो। ये असल में क्या है, 7 का स्क्वायर, तो आप इसे 7 की पावर 2 और इसका क्या होता है मल्टीप्लाई। ये भी आपको सिखाया जा चुका है कि जैसे x की पावर a है इधर b है तो आप लिखोगे x की पावर a इंटू में b, ये लिखा जाता है। 2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 150 बन जाएगा। ये अगर आप रीड करोगे तो 7 की पावर 3 उसकी पावर 2 है तो ये बन गया आपका 7 की पावर, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6, चाहो तो एक 0 इसके भी ऐड कर दो। अब ये वाली बात और वो वाली बात तीनों मल्टीप्लाई में है तो आप लिख लेंगे यहाँ से 7 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड हो जाती है। देखना 0.60, 0.15 और 0.25, 0.25 और 15 40 हो गया, 40 और 60 100 हो गया। मतलब इसकी परफेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 1। 7 1024 से नहीं कट रहा है, 7 आपका क्या है डिवीज़न में, एक ही नंबर पर आपके पास डिवीज़न में है तो बाई ऑप्शन भी आप इसको हिट कर लेते। चलो आप चाहते हैं कि नहीं पूरा हम लोग इसे सोल्व करेंगे, तो पूरा सोल्व करना है तो 0.20 को आप क्या रीड करोगे, 0.20 20 बटा में 100, तो ये बात जो है आपकी वो क्या बनेगी 1/5। अब आपको पता नहीं है कि इसका 1/5 कैसे करें, तो ये नंबर अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो समस्या है। असल में ये क्या होता है 2 की पावर 10 होता है। जब आप पढ़ते हैं एक करके चीज़ों को, स्पेशली जब यूनिट डिजिट मैंने आपको पढ़ाया था तो ये नंबर काम में आता है। 2 × 2 4, फिर 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो ये नंबर अगर आप देखोगे गौर से तो ये 2 टू दी पावर 10 है। इसकी पावर क्या करनी है 1/5, डिवीज़न में 7, ये पावर इससे 2 बार कैंसिल आउट हो गई। 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन में 7। और अगर आप ठीक कॉमन सेंस अप्लाई करते तो ये सवाल तो आपका सीधे भी डील हो सकता था 4/7। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर पार्ट पर इसी टाइप से चर्चा करते हैं। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास कि एग्जाम में सवालों को डील कैसे किया जाए। सिर्फ सोल्व करना उद्देश्य नहीं, हर अप्रोच के ऊपर उस एक पार्ट को, हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक अगर आपने सोल्व कर लिया है तो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। चलो भाई देखना जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या कहा। 81 का स्क्वायर, फिर अंडर क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब दे रखा है, फिर पावर 1/8 दे रखी है। क्या सिखाया था भाई इसके लिए आपको एक बेहतर तरीका सिखाया था कि ऐसे सवालों को इतना डिटेल में करने की नीड ही नहीं होती। क्या लिखते सीधे 81, और 81 की पावर क्या चलेंगी, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो ऊपर की तरफ 2 × 3 आ जाएगा। ये आपका क्यूब रूट है, ये पावर 1/8 है, ये दोनों चीज़ें नीचे की तरफ आ जाएंगी। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैंसिल आउट करोगे 2 कितनी बार, यहाँ पर 4 बार। ये लिख सकते हो आप 3 की पावर 4, और इसकी भी पावर आपको करनी है 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो हमारा रिजल्ट बना है यहाँ से वो क्या निकल के आ जाएगा 3। अगर आपने अभी तक ये जो पार्ट पढ़ाया जा चुका है, कौन सा, सर्ड्स एंड इंडिसेस का पार्ट, सर्ड्स का जो पार्ट है आपका, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर इस पर्टिकुलर सवाल पर, मतलब ये उसके पार्ट होते हैं अलग अलग कि इस टाइप का भी पूछता है एग्जामिनर, इस टाइप का भी पूछता है, इस पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। एक बार के लिए आपको बस वो वीडियो देखना है, एक बार में फिर कई सारे सवाल बनते हैं इसी पैटर्न पर, हर समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। तो सर्च करें सर्ड्स एंड इंडिसेस बाय वासु सर। देखना भाई अगला सवाल आपके सामने, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है यहाँ पर। चलो भाई टाइम आपका हो गया है कंप्लीट। देखना क्या कहा,
राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम के मुकाबले प्रतिकूल धारा मतलब अप स्ट्रीम नाव चलाने में उसे दुगुना समय लेता है धारा की गति। देखना क्या सीखा था ऐसे सवालों के अंदर, डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और अप स्ट्रीम का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपकी होती है डाउन स्ट्रीम और ये आपकी होती है अप स्ट्रीम। ठीक है, दोनों ही केसेस के अंदर मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरी जो डिस्टेंस है वो फिक्स मान लेता हूँ। दोनों ही केसेस में मैं ये मान लेता हूँ कि मेरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो है वो क्या है, डी है, और जो मेरी स्ट्रीम या करंट की स्पीड है वो मैंने मान ली है यहाँ पर x। x ना भी मानो तो चलो s, स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको क्या पड़ा रहने देते हैं हम लोग, s पड़ा रहने देते हैं। चलो अब सोल्व करते हैं। 7.5 की स्पीड से जा रहा है, 7 + 1/2 डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो करंट जो है या जो स्ट्रीम है इसकी हेल्प करेगी जाने में, तो स्पीड रिलेटिव कितनी हो जाएगी, नाव की स्पीड प्लस आपकी करंट की स्पीड, तो ये दोनों ऐड हो गया। डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम मैंने ले लिया, टाइम कितना t। ये क्या है, ये वो वाली जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है, जाते टाइम हो गई। वापस आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 7/1/2 तो बोट की है स्टिल वाटर में। स्ट्रीम क्या है, स्पीड को कम करने का प्रयास करेगी क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, करंट नीचे की तरफ बह रही है। टाइम कितना लगा यहाँ पर 2t। दोनों ही केसेस में आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सोल्व करना जरा, 2 × में माइनस का s इधर आ जाएगा, इधर s है तो ये वाली वैल्यू इस तरफ क्या बन गई 3s। फिर देखना 7/2 × में 2 होगा, ये इधर आएगा, 7/1/2 लेस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 7/1/2। इसे सोल्व करके लिख लोगे आप 15/2। ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर 5 बार, तो फाइनली जो स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास निकल के आ गई वो कितनी आई 5/2। या फिर आप इसे और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो आ जाएगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एग्जाम में देखो वो अनवांटेड डायग्राम नहीं बनाने, टाइम लेना चाहते हो तो टी लेते हो तो ठीक है, टी नहीं लेना चाहते तो इस टी की जगह 1 घंटे और 2 घंटे रख लो, उससे भी आपका जस्टिफाई हो जाएगा। तो एक ही लाइन के अंदर वैसे ये सवाल आपका सोल्व हो जाता है। चलिए भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसे रीड करें और सोल्व करें। देखना भाई क्या कहा, बेईमान दुकानदार के सवाल हैं, कई सारे सवाल हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। देखो, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है। इसका मतलब समझो कि दुकानदार ने अगर कोई सामान 1000 रुपये में खरीदा है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो मतलब उस चीज़ को 900 रुपये में बेचेगा। परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमा लेता है। लाभ कमा लेता है, ज्ञात करें कि सही वजन कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों में मैंने आपको ये समझाया था कि आप ये मान लेना 1 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है, 1 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है आपकी 1 रुपये। इस पैटर्न से अगर आप सवाल को डील करेंगे तो सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखना, जब आप इस दुकानदार के पास दुकान पर जाते हैं तो ये आपको क्या कहेगा, ये कहेगा कि हमने एक सामान खरीदा था कितना का, 1000 ग्राम का या 1 केजी। पहले तो इस सवाल को डिटेल में समझ लो। दुकानदार के पास अगर आप जाएंगे तो दुकानदार कहेगा मैंने 1 किलो सामान खरीदा था, तो आप कहेंगे किस रेट में खरीदा, तो वो कहेगा ये देखो बिल, 1 ग्राम सामान मैंने 1 रुपये में खरीदा, इसका मतलब मैंने ये जो सामान था ये कितने में खरीदा था 1000 रुपये में। फिर वो आपको कोई स्कीम देगा क्या, कि भाई अभी दिवाली चल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्टॉक है ये ख़त्म करना चाहते हैं, नया स्टॉक लाना चाहते हैं, तो मैंने ये सामान 1000 पर लिया था,
मैं आपको इससे भी सस्ता दे दूंगा, कितने में, 10% की छूट देकर। तो इसका मतलब ये 10% की छूट पर आपको मिलेगा, तो वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे 900 रुपये दे दो इस सामान के। तो आप दिमाग लगाओगे, अच्छा 900 रुपये ले रहा है और 1000 में लाया है, तो 1 किलो, आप दुकान वाले को कहोगे चल भाई मुझे ऐसा कर 1 किलो सामान दे दे, ये पकड़ 900 रुपये। आपने उसे 900 रुपये दे दिए। फिर इसने क्या कहा, 25% का इसने लाभ भी कमा डाला। तो आप सीधे सीधे दिमाग लगाओ कि भाई उसने सामान आपको 1 किलो नहीं दिया होगा। अगर आपको 1 ही किलो सामान दे देता तो उसकी लागत ही 1000 रुपये थी, तो लॉस में जाना ही था। अब आपसे उसने 900 रुपये लिए, सामान ये नहीं दिया है, फिर भी 25% का लाभ कमाए, तो मैं ये मान लेता हूँ उसने आपको जितना भी सामान दिया है उसकी कॉस्ट कितनी है, x रुपये। इस पर 25% लाभ और लोगे तो x का 125% सेलिंग प्राइस होगा, 125% 5/4। जब आप इसे सरल करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 18 बार, 18 गुणा 4 72। इसका मतलब दुकान वाले ने आपको इतना सामान दिया है जिसकी उसे कॉस्ट कितनी पड़ी है, 720 रुपये, और आपको उसने ये वाला सामान कितने रुपए में बेच डाला है, 900 रुपये में। क्या स्कीम दे करके, स्कीम दी आपको कि 1 किलो सामान मैं 1000 रुपये में लाया था, दिवाली पर कुछ सेल चलाई हमने, इसलिए मैं आपको 900 में बेच रहा हूँ। सामान उसने कम तोला। अब इनिशियल लेवल पर बात को रिवर्स डायरेक्शन में समझो कि 720 रुपये उस सामान के दुकान वाले के लगे थे, आपको उसने 900 रुपये में बेच दिया, और दुकान वाले की खरीदने की दर कितनी थी, 1 ग्राम 1 रुपये में। तो यहाँ से ये बात तय हो गई कि उसने 720 रुपये में जो सामान दिया है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 720 ग्राम। 1 रुपये में 1 ग्राम खरीदा, 720 रुपये में 720 ग्राम, 720 रुपये में 720 ग्राम वो खरीद लाया। आपको ये वाली स्कीम दी, आप उसके झांसे में आ गए, आप उसे 900 रुपये दे दिए आपने। तो 720 का सामान उसने 900 में बेच दिया। ज्ञात करें कि सही वजन कितना प्रतिशत कम है। सही वजन कितना प्रतिशत कम है, तो उसे देना कितना चाहिए था भाई, उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था। आपको दिया कितना है, 720, कितना कम, 1000 पर 280 ग्राम कम, प्रतिशत में बदलना है, गुणा। सो ये कैंसिल आउट, तो आपको उसने 28% कम सामान दिया है। ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या करना है, ऐसे सवालों पर अगर आप कंटिन्यूस सीरीज़ देख रहे हैं तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है इस टाइप के क्वेश्चंस पर। तो एग्ज़ाम अप्रोच पर सीधे सीधे आ जाते हैं। देखना ज़रा, दुकानदार में वो तो आपने माइंड में सेट कर ही ली कि कॉस्ट प्राइस क्या है सामान की, 1 रुपये में 1 ग्राम। आपको 1 किलो सामान दिखाया गया है 1000 में खरीदते हुए, 10% का ऑफ दे दिया, इसका मतलब आपको सामान कितने में बेचा उसने, 900 रुपये में। खुद 25% लाभ भी कमाता है, मतलब उस सामान की CP x रुपये है, 25% का लाभ 125, 5/4। तो इसका मतलब उसने आपको 18, 180, 720 रुपये उसकी लागत आई। तो असल में देखा जाए तो उसने क्या किया, आपको 720 ग्राम दिया है, देना कितना चाहिए था, 1000, कितना कम है, 280। 1000 का 280 कितने परसेंट होगा, 28%। ठीक है, और जो बच्चा थोड़ा बहुत और ठीक सोच सकता है तो वो ऐसे सवाल माइंड में भी कर सकता है, संभव है, कोई मुश्किल नहीं है। रीज़न क्या है, इस सवाल में कोई चैलेंजिंग कैलकुलेशन तो है ही नहीं यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ठीक कॉमन सेंस का सवाल है, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, बस आपको एक नंबर पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर जो है वो आपका इरेशनल या फिर अपरिमेय संख्या है। चलो उम्मीद है आपका सवाल हो गया होगा। देखो, जब आपको नंबर्स पढ़ाए गए थे या फिर नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था उसमें कई सारे नंबर बताए थे। एक बार के लिए मैं एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो बात को ध्यान से समझना। हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे आपके, 1, 2, 3, यहाँ से लेकर जो अनंत तक जा रहे थे, नेचुरल नंबर थे। इसके बाद हमने कौन से नंबर पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़े थे होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, यहाँ से फिर ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। फिर हमने पढ़े थे इंटीजर कौन से होते हैं, जो माइनस अनंत से लेकर के आपके प्लस अनंत तक चले जाते हैं, इन सब को हमने इंटीजर कहा था। और इसमें कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस टाइप की वैल्यूज। फिर हमने पढ़ा था हमारे जो रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के लिए क्या कहा था आपको, ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन सा फॉर्मेट, P/Q का, और ध्यान क्या रखना है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जैसे 3/5 लिख लो, 1/3 लिख लो, 2 लिख लो, 0.4 लिख लो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इन्हीं नंबर्स में आप कुछ नंबर्स को पाएंगे जो कि इस टाइप के हैं, जैसे 1/3, तो इसे आप लिखेंगे 0.333333, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये भी रेशनल है। इसी को आप लिखना चाहें तो ये क्या आपका 0.3 का बार है, तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर आपके बच जाते थे इसके अलावा जो नंबर, वो आपके थे इरेशनल नंबर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, वो संख्याएं जिन्हें आप P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो पहले तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि कौन सा है, 22/7 बिल्कुल आपकी कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, P/Q, P और Q क्या आपके इंटीजर है। 0.45 भी ऐसी है, 0.45 45/100, इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 90, तो ये भी रेशनल है। तो ये बचा हुआ जो नंबर है ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रीज़न क्या है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10√21। जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं जो पूरे पूरे नहीं सोल्व हो पाते, जैसे √2, √3, √4 तो हो ही जाता है, √5, इस टाइप की वैल्यूज आपकी इरेशनल होती हैं। इसके अलावा पाई जो है वो भी आपकी इरेशनल वैल्यू है। पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 22/7 तो आपका रेशनल हो जाएगा, पाई आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, और अंडर रूट की वो वैल्यू जो फाइनली सोल्व नहीं हो पाती है। चलो, इन सारी की सारी चीज़ों पर हमने लगभग आधे घंटे का टाइम लिया था समझने में, क्योंकि कई सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे, कई सारे जो आपके डाउट्स होते हैं उन पर चर्चा की थी। तो वो सेशन सर्च करें, वही नंबर सिस्टम बाई वासु सर, तो सीधे सीधे वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक एक करके उनको ध्यान से आपको देखना है। चलो भाई, अगला सवाल देखना। आपके पास यहाँ पर टाइम है 25 सेकंड का, इसे आप जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना, देखो ये सवाल वैसे तो एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, असल में उसे ये वाली बात इसकी लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ और इसका मतलब भी बता देता हूँ। एक ट्रायंगल DEF आपको गिवन है और उसके अंदर E पर जो आपका एंगल बन रहा है वो कैसा है, राइट एंगल। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस टाइप का, और यहाँ पर हम लोग इसकी कर देते हैं मार्किंग। तो ये E पर आपका राइट एंगल है, ये आपके पास D है, ये आपके पास F है, D, E और F आपने लिख लिया। MD का मतलब क्या है, देखो असल में M जो होता है वो कहा जाता है आपका स्लोप को। M जो है आपकी क्या होती है, स्लोप। हिंदी में इसे आप कहोगे तो ढाल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी का नाम एक और लिया जाता है ग्रेडियंट, कि एग्जामिनर पेपर का लेवल अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो वो ये शब्द भी काम में ले सकता है कि जो ग्रेडियंट है, या जो हिंदी में जिसे प्रवणता कहा जाता है, वो M होती है। M लिख दो, या फिर M की जगह आप चाहें तो tan थीटा लिख दें, दोनों एक ही बात है। तो इस बात को एग्जामिनर वैसे तो पूछता तो सही तरीका तो क्या था, MD की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/√2, 1/√3।
क्यों ऐसा? क्योंकि m का अपने आप में मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा होता है, तो एग्जामिनर m का मतलब टेन हो गया d, तो ये असल में बात किसकी कर रहा है, टेन एंगल d की। टेन एंगल d की वैल्यू लिखोगे 1/√3, तो आप कह सकते हो d की जगह जो एंगल आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर सवाल में उसे क्या करना चाहिए था, एक सुधार करना चाहिए था ये वाला। फिर भी मान लो उसने नहीं किया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि डी एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको बताया था 30 डिग्री के सामने की साइड 1, ये √3 और ये वाली साइड 2। ये आपको याद करने हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस आपके सिलेबस का पार्ट है। रेशियो नहीं याद करोगे तो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। डी ई की लंबाई आपसे पूछी है, ई एफ की लंबाई कितनी है, 2√3। 2√3, एक को 2√3 बदला तो किससे गुणा किया, 2√3 से। डी ई को भी क्या कर दो आप, यहाँ से 2√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 गुणा में 2, 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये मैं आपको एक बात थी जो काम की, एग्जामिनर ने पूछा था इसको, इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि कल को इस पार्ट पर भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना है कि कुछ एग्जाम, मेरा काम भी तो ये है ना कि आपको बताते हुए चलना कि सवाल तो आसान है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपने जीवन में ये लैंग्वेज नहीं देख रखी है तो उसके लिए तो चुनौती वाला काम है। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो फिर उसे क्या करना होगा, स्किप करेगा वो। चलिए भाई, एक सवाल आपके सामने, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बता दें। चलो भाई, देखना जरा इस सवाल को, क्या कहा इसने। साइन थीटा 20/29। आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई थी तो आपको ये समझाया था कि जितनी भी आइडेंटिटी हैं या तो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती हैं, रैंडम ट्राइंगल में देखोगे तो कहीं ना कहीं उसने जो ट्राइंगल का मॉडिफिकेशन है वो राइट में किया है। मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा जो है आपका वो रिप्रेजेंटेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का। तो थीटा के सामने की जो वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पर क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 29 हाइपोटेनस की। अगर ये दो वैल्यू इतनी हो गई है तो बची हुई वैल्यू कितनी आएगी, 21। रीज़न क्या है, मैंने आपको पीछे समझाया था कि 20, 21 और 29 जो है वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट होता, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो क्या करोगे, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर सोल्व करके रिजल्ट निकालोगे। आपसे पूछा गया था यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कोस थीटा क्या लिखते हो भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, 21। बेस की यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 21। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, 29। तो ये जो रिजल्ट आपका बन के आ गया 21/29। अब काम की बात सुनो, अगर क्वेश्चन आपका आसान है तो एग्जाम में ऐसे डील नहीं करना था, ना ही आपको ये वाले डायग्राम बनाने की नीड थी। सीधे सीधे आप क्या करते, देखना, साइन थीटा ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। कोस थीटा में हाइपोटेनस तो आना ही है, अपोन में बेस चाहिए। तो 29 और 20 की वजह से जो बेस निकल के आएगा तीसरी भुजा ट्राइंगल की वो 21 होगी। तो एग्जाम में आप इस सवाल को बस इतना सा भी लिखने की कोई नीड नहीं थी। आप चाहते तो सीधे सीधे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को माइंड में डील कर सकते थे, ऐसा संभव था। चलो भाई, एक बाइनरी नंबर का सवाल लिया है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन कुछ एग्जाम्स ने पूछ लिया है, इसका मतलब एक चांस बनता है कि अपनी एग्जाम में भी ऐसा सवाल आ जाए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, सवाल को ध्यान से रीड करो, या कोई पुरानी बात याद आ रही है जिसे रिमाइंड करवा सकते हो आप बाइनरी नंबर के साथ, तो उसको सोच करके देखो। चलो भाई, चर्चा करते हैं इस सवाल के ऊपर। नया सवाल है तो देखो, जैसे हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं डेसिमल,
डेसिमल वालों का जो बेस चलता है वो आपका क्या चलता है 10। ठीक है, एक बार के लिए बात को अंडरस्टैंड करना। जैसे आपने 532 लिख दिया, तो इस नंबर को लिखने का तरीका क्या है, असल में देखा जाए तो ये 2 इंटू में 10 टू दी पावर 0 है। ठीक है, ये क्या है असल में 3 इंटू में 10 टू दी पावर 1 है। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है 5 इंटू में 10 टू दी पावर 2 है। असल में आप इन सब चीज़ों को एक साथ सोल्व करके देखेंगे तो पाएंगे क्या कि ये जो वैल्यू आपकी ये कितनी निकल के आई है, सिर्फ 2। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर वो क्या बन जाता है, आपका 1 बन जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये वैल्यू 2 है। इस वैल्यू को देखोगे तो ये कितनी बनी, 3 गुणा 10 330, और ये 100 गुणा 5 आपका नंबर कितना बना 500। अगर आप तीनों को ऐड करते 500 को, 30 को और 2 को, तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाता 532। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 4762, इसे अटेम्प्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू में 10 टू दी पावर 0, इसे क्या लिखोगे 6 इंटू में 10 टू दी पावर 1, इसे क्या लिखेंगे 7 इंटू में 10 टू दी पावर 2, इसे क्या लिखेंगे 4 इंटू में 10 टू दी पावर 3। सबको ऐड करोगे तो 4000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस आपका 2 निकल के आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम अपना जो होता है उसमें बेस आपका 10 है। कोई भी नंबर सिस्टम अगर आपका है, इतना कॉमन सेंस अगर आपने डेवलप कर लिया कि जो बेस होता है उसी के थ्रू वैल्यू लिखी जाती है, तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, यहाँ पर बाइनरी नंबर का बेस होगा यहाँ पर 2। ठीक है, कई टाइप के नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल जो अप्रोच है अपनी वो तो ये चलती है। बाइनरी भी कुछ कुछ जगह क्या है एनसीईआरटी के अंदर है, इसका मतलब उस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछा हुआ ये सवाल है। इसके अलावा क्या आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम फाइंड करने हैं, नहीं फाइंड करने। रीजन क्या, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बाइनरी आपको आना चाहिए। और बाइनरी में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, सीधे सीधे ये सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो तो इजी वे में आप इसे डील कर ले जाएंगे। चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान से बात को समझना, एक एक बात को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपका 1 है इसे आप क्या लिखोगे 1 इंटू में 2 की पावर कितनी भाई 0। ये जो आपका 1 है इसे क्या लिखोगे आप 1 इंटू में 2 की पावर 1। ठीक है, ये जो आपका 1 है इसे आप क्या लिखेंगे 1 इंटू में 2 की पावर 2। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया लगता रहे। अगले वाला जो 1 है इसे आप क्या लिखेंगे 1 इंटू में 2 की पावर 3। इसके बाद अगला जो आपके पास नंबर है कौन से वाला 0, इसे आप क्या लिखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे 0 इंटू में 2 टू दी पावर 4। उसके बाद अगला जो नंबर है आपके पास ये वाला, इसे आप क्या लिखेंगे, तो 1 ये खुद है और 2 की पावर कहाँ आपकी 5, पावर 0 1 2 3 4 और 5 तक हम लोग आ गए। इसके बाद हमारे पास ये वाला नंबर और बचता है, इसे आप क्या लिखोगे 1 इंटू में 2 टू दी पावर 6 लिखा जा सकता है। अगर आपने यहाँ पर एक ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है तो एग्ज़ाम वाली बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम में जो बात काम में आएगी वो थोड़ी सी आप ध्यान से सुनना कि इन सवालों को आप एग्ज़ाम में कैसे डील कर सकते हैं। देखना, आपने देखा 1 इंटू में 2 टू दी पावर 0 आपका क्या हो गया 1 हो गया। फिर 1 इंटू में 2 की पावर 1 आपके पास क्या बन गया 2। फिर 2 की पावर 2 क्या बन गया 4। फिर 2 की पावर 3 क्या बन गया 8। फिर 2 की पावर 4, लेकिन किससे मल्टीप्लाई है 0 से, तो ये क्या बनेगा अगला नंबर आपका 0। यहाँ पर 2 की पावर 5 देखोगे तो 1 से गुणा है, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। फिर 2 की पावर 6 आपका कितना बन गया यहाँ से 64। आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे, चलो पहला तो उद्देश्य अपना ये है कि ये सीधे सीधे इस टाइप से आप समझें। अब इसको ऐड कर दो 32 और ये 40 40 60 104 108 111, तो फाइनली सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा आपका 111। ये कुछ सवाल हैं, एक बार आपको मेरे ख्याल से कर लेने चाहिए, उसके बाद इनका मामला जो है वो बड़ा ही आसान हो जाता है। चलो
अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई आप सीधे भी क्या एग्जाम में इनको डील कर सकते थे इन सब के बिना, तो ऐसा करना भी बिल्कुल संभव था। देखना जरा, एग्जाम में आप सीधे सीधे क्या लिखते, 1 इंटू में 2 टू दी पावर 0 1 प्लस 1 को 2 की। अब ये पैटर्न जो चलता है ना, ध्यान से देखना, ये आपका 1 होता है, फिर अगली प्लेस 2 की पावर 1, इसी पैटर्न में चलती हैं ये, 1 2 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 8, फिर आपका 16, फिर आपका 32, फिर आपका 64, फिर आपका 128। ये सीक्वेंस ही आपको फॉलो करना होता है। तो मैं सीधे लिखूं तो मेरा 1, फिर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास 2, यहाँ देखूंगा तो मेरे पास 4, यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास 8, ये मेरे पास बन गया 0, ये मेरे पास 8 की बजाय 16 आना था, फिर कितना 32, और उसके बाद 1 इंटू में 64, 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई तो मामला खत्म ही कर देगा। 60 30 90 और 4 2 6 96, 96 में 104 108 111। तो फाइनली इस सवाल का जो जवाब है वो कितना हो गया आपका 111। ये सवाल हमने क्यों किया है, क्योंकि एसएससी में पूछा गया है। बाई चांस मान लो आपकी एग्जाम में आ गया, किसी बच्चे ने नहीं किया है, इसका मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा, कोई समाधान ही नहीं है, या फिर वो क्या करेगा, कोई ना कोई तुक्का मारेगा यहां से। चलो भाई, अगेन आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है। ध्यान से आप इस सवाल को सोल्व करेंगे। चलो भाई, देखना जरा क्या कहा है इसने इस पर्टिकुलर सवाल में। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 540 है, उनमें से एक संख्या अगर 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो, आपको क्या सिखाया जा चुका है, आपको सिखाया जा चुका है कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंक्लूजन आ जाएगा आपका LCM इंटू में HCF। ये वाली बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई, इतना सा ही काम था। ये जिस बच्चे को पता है, फिर इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल कितना दे दिया उसने, 540, तो ये आपको अलग से करने की नीड नहीं है, 540 आपको गिवन है। एक संख्या इसमें से 60 है, पहले वाली को मैंने 60 ले लिया है, दूसरे वाली को मैंने मान लिया है x। सोल्व करोगे, ये पार्ट इससे काटा, 6 से काटोगे 9 बार, तो फाइनली x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9। ये सवाल एग्जाम में अगर आप देखोगे तो आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसे माइंड में कर सकते हैं। कैसे, 60 इंटू में सेकंड नंबर 540, 540 में 60 का भाग 0 से 0, 6 का डिवीजन 54 में करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 9। तो ये स्पीड से भी हो जाता है। देखना जरा, अगेन आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो एंड अटेम्प्ट करो। चलो भाई, डील करते हैं इस सवाल को। देखना क्या कहा, शराब और पानी के 60 लीटर घोल में 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो देखो, 50 लीटर का तो पहले था, ये 10 लीटर शराब और मिला दी, तो ये जो मिक्सचर है ये आपका कितने लीटर का हो गया, यहाँ से मिक्सचर हो गया आपका 60 लीटर का, 50 10 60। 50 लीटर शुरुआत में थी, इसमें 40% आपके पास वाइन या शराब थी, तो पानी कितना था, 60%। 50 का 60%, 6 गुणा 5 कितना, 30 आ गया। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दोगे यहाँ पर किससे, 100 से। इसे कर लो भाई 16, 30 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 2 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50%। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन। चलो, कुछ एक सवाल और हैं, उनको मैं इसके अंदर स्लाइड में फिर से अटैच करता हूँ और फिर हम उनको और डिस्कस करेंगे।
थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सवाल है इस स्लाइड के अंदर डलेंगे, तो इनको डिस्कस करते हैं फिर हम। देखो भाई, आपके सामने पहला सवाल, ये एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी का सवाल था। 30 सेकंड का आपके पास यहाँ पर अगेन टाइम है। सीधे सीधे वही अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने मिक्सचर के अंदर डिस्कस कर दी थी। ध्यान से सवाल को रीड करो, एक बार आप इसे अटेम्प्ट करके देखो, इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला। देखो, इसने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भरा। ये कार्रवाई 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की मात्रा तुलना में 16:81 है। आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ और एक एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट, पहले वाला ही ठीक था। देखो, चलो यहाँ देख लेते हैं। आपको क्या सिखाया था, जब भी कभी किसी बर्तन के अंदर, कोई भी बर्तन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से भरा हुआ है और इसमें से इस पार्ट को बाहर निकाला जाता है और बार बार रिप्लेस किया जाता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग। ये बर्तन मान लो x चीज़ से भरा हुआ था, मतलब कोई x लिक्विड था उससे भरा हुआ था, तो आप क्या लिखते हो, x की, ये फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, x की जो सिखाया था और इसे हमने प्रूव किया था, फाइनल क्वांटिटी, x की फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू में क्या लिखते थे हम लोग, यहाँ पर x की स्टार्टिंग की क्वांटिटी, स्टार्टिंग क्वांटिटी, इसको हमने प्रूफ भी किया था और कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको रिलेट भी किया था। यहाँ क्या लिखते हो, 1 माइनस जितनी भी क्वांटिटी आप रिप्लेस कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ आप k लीटर रिप्लेस कर रहे हो, अपोन में जो आपके पास टोटल क्वांटिटी है बर्तन में वो, और इनटू में कितनी बार आपने रिप्लेस किया। ये आपको पता होना चाहिए। रीज़न क्या है, अगर आप इस सवाल को सीधे सीधे रेशियो से डील करेंगे तो सवाल तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देता है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को सीखा था और इसी पैटर्न को मैंने रिलेट करवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कि कैसे इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होते ही आपका ये सवाल CI के अंदर चला जाता है। ये जिस बच्चे को पता है, और इसमें भी किस बात का ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, ये किसको बताता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये किसको बताता है। इस बर्तन में x की जो फाइनल क्वांटिटी बचेगी वो, और यहाँ x की जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी वो। अब जिस बच्चे को ये पता है वो क्या करेगा, सीधे सीधे अप्लाई कर लेगा। फॉर्मूला तो बहुत लोगों को आता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये याद करना पड़ता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं जो टाइम ना बचाए। इस तरीके से टाइम आपका बच जाता है, याद आपको भी करना है ये वाला। अब देखो क्या करना है, आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81 है। मतलब अगर 81 लीटर का बर्तन है तो उसमें अभी क्या बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 16 लीटर आम का रस। तो मैं मान लेता हूं इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल पर आपके पास 16x बचा। शुरुआत में कितना था, 81x था, तो x से x तो कट ही जाना था, तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे आ गई। 16 आपके पास बचा हुआ है, शुरुआत में 81 था। फिर क्या करते हो, 1 माइनस कितना निकाला, 8 निकाला। पूरे बर्तन का आकार कितना मान लेते हैं, x लीटर। कितनी बार ये घटना घटित हुई है, 4 बार। एक बार उसने किया, 3 बार और कर दिया। तो इस पूरे के पूरे पार्ट की अगर आप पावर करेंगे 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 2। 81 से कितना आ जाएगा, 3 बराबर 1 माइनस 8/x, ये लिखा जा सकता है। इसे आगे आप सोल्व करेंगे तो देखना 8/x तो इधर आ गया लेफ्ट में, 8/x आ गया राइट साइड में। 2/3, 1 में से लेस करोगे, 1 माइनस 2/3 क्या बचेगा आपके पास, 1/3। दिस इम्प्लाइज x ऊपर चला गया और 8 गुणा में 3, 24। तो इनिशियल लेवल पर बर्तन में कितनी क्वांटिटी थी, 24 लीटर की। सवाल की स्टार लगा लेना,
फॉर्मूला पता होते हुए भी ये सवाल नहीं सोल्व हो पाता है। रीज़न क्या है, ये बातें ही नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे बच्चे तो कि किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, FOF, फोकस ऑन फिक्स, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ये चैप्टर आपको देखना है, यूट्यूब के ऊपर इसकी सीरीज पड़ी हुई है कंप्लीट, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक के सवाल भी करवाए गए हैं। चलो एक सवाल और देखना, यहाँ पर आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, डील करके देखो कि क्या रिजल्ट होगा। चलो भाई देखना, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या कहा। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी यदि टाइल का कोई भाग बर्बाद ना हो। तो मैं मान लेता हूँ मुझे n टाइलों की नीड होगी और एक वर्गाकार टाइल बताई है, तो एक टाइल का एरिया कितना है, x इंटू में x। ठीक है, और इससे ढकना क्या है मुझे, इससे मुझे ढकना है ये जो पूरा का पूरा फर्श इसने दिया है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऑथेंटिक बना देता हूँ। n टाइलें लगेंगी, एक टाइल का जो एरिया है वो कितना है, x इंटू एस। एक्स किसको ढकेगा, 100 मीटर इंटू में 80 मीटर का आपके पास एक एरिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, ये टाइलें फिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी इस टाइप से। यहाँ पर एक टाइल रखी, फिर दूसरी टाइल यहाँ रख दोगे, इस टाइप से इधर रखोगे, इधर रखोगे, ये पैटर्न होगा। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मतलब कम से कम टाइल आपको काम में लेनी है, स्क्वायर शेप की हो, तो इसका मतलब बड़ी से बड़े आकार की टाइल आपको लेनी है। बड़े से बड़े आकार की कैसे लोगे, इन दोनों का क्या लेना होता है, HCF। पहले भी हमने सीरीज में ऐसे सवाल किए हैं। HCF कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। 80 और 100 और 80 का HCF है वो 20 आ गया। तो इससे आपको एक बात तो ये पता चल गई कि जो एक टाइल है उसका एरिया जो है वो कितना आपके पास, एक टाइल का एरिया है 20 इंटू में 20। टोटल कितनी टाइल चाहिए, n चाहिए। किसको ढकेंगे, जितना एरिया इन सभी टाइल्स का है उतना का उतना एरिया आपका फ्लोर का है। इसे सोल्व करोगे, 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 4 बार, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की नीड कितनी होगी हमें यहाँ पर, 20। ठीक है, अब ये मत कहना सर HCF लिया था 20 आ गया था, तो 20 तो आ ही रहा था पहले, आगे क्यों कर रहे हो, नहीं आगे करना पड़ेगा। गारंटी नहीं इस बात की हमेशा ही जो HCF लोगे वही आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए भाई आज का सेशन हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं। इन सब की PDF के लिए सेशन के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वास्तु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लें। 10 से 12 PDF होते ही आपको प्रिंटेबल फॉर्म में भी इनकी PDF मिल जाएंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो कम से कम इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी एटलीस्ट कर दिया करें, ताकि हम लोग और डेडिकेशन के साथ लंबे सेशन बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।